नमस्कार दोस्तों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जिसके जनरल प्रिंसिपल्स को हमने डिस्कस किया था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो कृपया करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। हमने लॉ सीरीज स्टार्ट की है आईजीटी लॉ क्लासेस के माध्यम से, जहां पर हम आपको बहुत सारे लॉस पढ़ा रहे हैं जो क्लैट के स्टूडेंट्स हैं नेशनल लेवल के, और जो महाराष्ट्र सीईटी एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं 5 इयर्स और 3 इयर्स के, उनको, ताकि उनका लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग का जो सेक्शन है उनको थरो हो जाए। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज द क्रिमिनल लॉ, बेसिक या जनरल प्रिंसिपल ऑफ द क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ पे बात करते हुए हम ये कह सकते हैं कि 1950 में जब हमने संविधान पास किया, भारत का राज्य घटना और उसकी संविधान को पास किया, तो हमारा सपना था कि हमारा स्टेट हमेशा क्राइम फ्री स्टेट रहे। हम किसी भी तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज को और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगड़ने नहीं देंगे। इसके लिए ये कानून बनाया गया था। बेसिकली अंग्रेजों के जमाने में बनाया हुआ कानून है कि कोई भी क्रिमिनल रहेगा तो वो अनपनिश ना रह जाए, हमें उसे सजा देनी है। ये एक इंटरेस्टिंग कानून है, क्योंकि आप लोगों ने क्राइम पेट्रोल तो देखा होगा, आपको ऐसा लगने लगा है आपको लॉ समझ में आने लगा है। ठीक है, आपने लॉ कुछ नहीं समझा, सिर्फ आपने स्टोरीज देखी है, वो इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है क्राइम पेट्रोल के ऊपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अब प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कानून के साथ, जिसका नाम है इंडियन पीनल कोड। इंडियन मतलब भारतीय, पीनल का मतलब होता है शिक्षा देने वाला, सजा देने वाला। 1860 में अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिशर्स ने इसे बनाया था कि क्रिमिनल्स को और जो भी आरोपी है उनके ऊपर ट्रायल चलाया जाएगा अक्यूज के ऊपर, और उनको सजा दी जाएगी। इंडियन पीनल कोड 1860, 1860 के कानून को हम लोगों ने पार्लियामेंट में, अभी मोदी जी की जो सरकार है उन्होंने कानून ला करके रिप्लेस कर दिया है, अमेंडमेंट आई है, इसका नेम और कुछ सेक्शंस चेंज हो चुके हैं। उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। इसे कह सकते हैं आप कि कानून का भारतीयकरण हुआ एक तरीके से, और कानून को अमेंड करके और अच्छे प्रावधान सरकार ने पार्लियामेंट के जरिए इसमें इंक्लूड किए हैं। भारतीय न्याय संहिता मतलब अब ये भारतीय लोगों को, जितने हमारे 150 करोड़ हमारे नागरिक हैं, उनको न्याय देने का काम करेगा क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए, क्रिमिनल अपराधों के लिए। 2023 ये 2023 में पास किया गया और ये जुलाई 2024 में लागू हुआ। इसके अंदर आप बेसिकली आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेशंस मिलेगी जनरली, जिसे व्याख्या कहा जाता है कि किसे अपराध कहा जाएगा, एक अपराध की डेफिनेशंस होगी, और उसके अलावा आपको जो मिलेंगे उसके पनिशमेंट्स मिलेंगे। पनिशमेंट लिखे रहेंगे नीचे कि कितने साल की सजा है, यानी कैपिटल पनिशमेंट है, फांसी की सजा है, उम्र कैद है, 10 साल की सजा है, या किस तरीके की सजा। उसके बाद हमने एक और कानून अमेंड किया जिसका नाम पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था। ठीक है, इसमें प्रोसीजर सारे डिफाइंड है, उसका नाम चेंज किया और कुछ प्रावधानों में अमेंडमेंट लाई गई पार्लियामेंट के जरिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये भी जुलाई में लागू हुआ है 2024 में। इसके अंदर सारे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं कि कोर्ट में कैसे आपका ट्रायल चलेगा, पुलिस को क्या कर्तव्य रहेंगे, पुलिस के क्या अधिकार रहेंगे, उनको पावर्स क्या रहेंगे, यानी एक आरोपी को अरेस्ट करने से लेकर के, अरेस्ट करने से पहले, अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा 24 घंटे के अंदर। उसके बाद पुलिस कस्टडी मिलेगी नहीं मिलेगी, जो भी मजिस्ट्रियल कोर्ट होगा हमारा, वो डिसाइड करेगा कि ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ है, गलत अरेस्ट तो नहीं हुआ है। उसके बाद पुलिस कस्टडी जा सकती है। उसके बाद आप चाहो तो, वो डिपेंड करता है अलग अलग अपराधों पर, आप बेल एप्लीकेशन यानी जमानत की अर्जी दे सकते हैं। और उसके बाद पूरा ट्रायल कैसे चलना है, मैं उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये आपके सिलेबस का विषय अभी फिलहाल नहीं है। ट्रायल कैसे चलेगा, जजेस क्या कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, बराबर, उनकी ड्यूटी क्या होंगी, उनके पावर्स क्या होंगे, इस तरीके का सारा कुछ इसमें प्रोसीजर्स बताए गए हैं, प्रक्रिया पूरी बताई गई है, कोर्ट में कैसे केस चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्रिमिनल केसेस में सबसे पहला व्यक्ति जो होता है, ठीक है, जो पुलिस स्टेशन बिचारा जाता है, जिसके साथ कुछ गलत होता है, कोई अपराध होता है, कोई ऑफेंस होता है, इंग्लिश में कहते हैं अपराध को ऑफेंस, ऑफेंस होता है, वो आदमी को बोलते हैं कंप्लेनेंट, यानी तकरार करने वाला, कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति,
या दूसरा कोई व्यक्ति भी हो सकता है, इसे कहते हैं इन्फॉर्मेंट। एक कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी कंप्लेंट देता है और पुलिस वहां पर एफआईआर यानी प्राथमिकी दर्ज करती है। उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में जुड़ जाती है और उस आरोपी को अरेस्ट करने जाती है। जो सामने वाला व्यक्ति होता है इसे अक्यूज्ड कहा जाता है दोस्तों, क्रिमिनल नहीं कह सकते आप। क्या कहेंगे आप? अक्यूज्ड कहेंगे। अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, जिसे आरोपित किया गया, जिस पर कोई आरोप है, एलिगेशंस है, इसे अभी कोर्ट में प्रूव करना बाकी है। एफआईआर होने से प्रूव नहीं हो जाता। एफआईआर तो सिर्फ प्राथमिकी दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन का विषय रहता है, इन्वेस्टिगेशन होगी। और ऑफेंडर कब कहेंगे? जब प्रूव हो जाए, या कन्विक्टेड कह सकते हैं, यानी पूरा कोर्ट के अंदर ट्रायल चलेगा, पूरा मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलने के अंदर, मुकदमा चलने के बाद जब उसके खिलाफ पूरा जजमेंट कोर्ट प्रोनाउंस कर दे या डिलीवर कर दे, तब उसे हम क्रिमिनल कह सकते हैं या ऑफेंडर कह सकते हैं। यहां पे मैंने लिखा हुआ है ऑफेंडर यानी अपराधी, अपराध कर चुका व्यक्ति, इफ प्रूव्ड, अगर ये प्रूव कर लिया गया तो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर दोस्तों एलिमेंट्स ऑफ क्राइम की, कि क्राइम के अंदर अगर जनरल सेंस में आप समझो तो इसके कौन से एलिमेंट्स है, कौन सी इसमें चीजें होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वो क्रिमिनल क्राइम बनेगा। यहाँ पर मैं ऑफेंसेस ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स को समझेंगे। जो क्लैट के स्टूडेंट्स के लिए, एलेट के, महाराष्ट्र एलएलबी सीईटी के 3 ईयर और 5 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जरूरी है। इवन दो जो एफआईएलएलबी में है, मुंबई यूनिवर्सिटी का, पुणे के, और जहां पर भी आप पूरे इंडिया के अंदर क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं, आपको बेसिक समझना जरूरी है। एक बार आपको बेसिक समझ गया तो उसके बाद आप अलग अलग अपराधों को पढ़ सकते हो, उनकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो और उसके पनिशमेंट देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है, मेरी छोटी सी कोशिश है अलग अलग डायग्राम्स बना करके आपको बेसिक आसान शब्दों में अंडरस्टैंडिंग दें। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम दोस्तों, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम यानी इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, यानी किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई लायबिलिटी, जवाबदारी, जिम्मेदारी बनानी है, क्रिमिनल जिम्मेदारी बनानी है, उसे अपराधी घोषित करना है, तो उसमें कौन सी चीजें होनी चाहिए? एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। पहला है एक्टस रियस, ये लैटिन शब्दावली है, ये इंग्लिश नहीं है, तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो समझाता हूं आसान शब्दों में। एक्टस रियस, एक्टस रियस का मतलब होता है फिजिकल इवेंट, यानी आपने किया हुआ कोई एक्ट, ठीक है, कंडक्ट, मिसकंडक्ट और ओमिशन। अगर आप कोई एक्ट करते हैं, कोई कार्य कोई कृत्य करते हैं, तो वो एक्टस रियस कहलाता है। कंडक्ट का मतलब भी वही होता है, कोई कार्य करना, किसी काम को करना। ठीक है, अपराध के काम करने की बात हो रही है यहाँ पर, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमको समझना है। ठीक है, पूरा कंसंट्रेशन आपका चाहूंगा इस सेशन में, अदरवाइज थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी आएगी। पूरा कंसंट्रेशन आपका मुझे इस बोर्ड पे चाहिए। एक्ट, जो कार्य आप कृत्य कर रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो। और ओमिशन का मतलब होता है जिस चीज के लिए आप लीगली बाउंड हो, और लीगली बाउंड होने की वजह से आपको करना ही होगा कार्य कृत्य, आप वो नहीं करते हो। आपका न करना, मराठी में कहा जाता है अकृत्य, न करना भी ओमिशन कहलाता है। यह आता है फिजिकल इवेंट, एक तरीके से शारीरिक कृत्य से करते हो, बराबर। मेंटली भी कर सकते हो अगर कहीं पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आप शामिल हो, लेकिन उसमें बोलते तो हो, आप कुछ लिखते तो हो, उस प्लानिंग में शामिल तो होते हो। सेकंड इसका एलिमेंट है मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, यानी आपका इंटेंशन, आपकी नीयत, किसी कृत्य को करते समय आपकी नीयत क्या थी। ठीक है, आपकी नीयत क्या थी, तो यहां मैं लिख सकता हूं इंटेंशन। ठीक है, आपका विल, विल का मतलब होता है आपकी अपनी मर्जी, वॉलंटरीली आपने वो एक्ट किया, किसी दबाव में नहीं किया है। और मोटिव, ये सारे इसके पार्ट्स हैं मेंस रिया के। यानी जब भी आप कोई एक्ट करते हैं, जब भी आप कोई कृत्य करते हैं, तो दिस एक्ट मस्ट बी कपल्ड विथ, साथ में क्या होना चाहिए? मेंस रिया, कपल्ड विद द मेंस रिया। मेंस रिया होना चाहिए, यानी आपका गिल्टी माइंड होना चाहिए, यानी आपकी नीयत क्या होना चाहिए? खराब नीयत होना चाहिए, बैड इंटेंशन होना चाहिए। आपका विल, आपकी मर्जी बुरी होनी चाहिए। तीसरा मोटिव, आपका मकसद देखा जाएगा। ये सब यहाँ चल रहा होता है, बराबर ना। ये कैसे पता चलेगा? जब तक आप एक्ट नहीं करोगे मेंस रिया पता ही नहीं चलेगा, बराबर ना। इसे जांचने के लिए आज तक के कोई कोर्ट ने कोई मशीन नहीं बनाई है। ये कैसे पता चलता है? जब तक आप एक कृत्य नहीं करते, यानी मर्डर नहीं करते, यानी आपने चाकू लिया, सामने वाले के पेट में स्टैब कर दिया, घोंप दिया,
ये घोंपने के बाद ही पता चलेगा कि आपने वो चाकू किस लिए लेकर के आए थे, आप किस इंटेंशन से सामने वाले के घर में आए थे। जब तक आप वो कृत्य नहीं करोगे मेंस रे पता नहीं चलता है, दिल में दिमाग में आपके क्या विचार चल रहे होते नहीं पता चलते। लेकिन मेंस रिया इंपॉर्टेंट है एक्टस रियस पे, लेकिन मेंस रिया एक तरीके से ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां नहीं माना जाता जहां डेफिनेशन हमारे यहाँ पूरी की पूरी भारतीय न्याय संहिता के अंदर डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। तो जब आपने पेट में किसी के चाकू मार दिया, घोंप दिया है, तो उसका मतलब है आप उसे अमृत देना नहीं चाहते, आप उसे जीवन नहीं देना चाहते थे। क्लियर इंटेंशन है कि आप उसे क्या करना चाहते थे, आप उसका मर्डर करना चाहते थे। आपसे सिर्फ मोटिव पूछा जाएगा, इंटेंशन नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? मोटिव, यानी मकसद क्या था बताओ, और क्यों मारा, आपने उसको जान से क्यों मारा। तो आप बोल सकते हैं इसने मेरे फादर को मारा था, इसलिए मैंने बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए इसको मार दिया। समझ में आया यहाँ तक? एक्टस रियस फिजिकल इवेंट, वो पेट में चाकू घोंपना और स्टैब करना, और मेंस रिया यहाँ पे जो कुछ भी चला, ठीक है। मैं से और समझाऊंगा, इंटेंशन हो सकता है आपका, प्लानिंग हो सकती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद क्रिमिनल लायबिलिटी बनाने का थर्ड इंग्रेडिएंट है इंजुरी। सामने वाले को इंजुरी पहुंची कि नहीं पहुंची है, बराबर। इंजुरी का मतलब यहाँ पर भी नुकसान पहुंचाना होगा, किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाने को इंजुरी कहा जाता है। यहाँ मतलब जख्मी होना नहीं लिया जाएगा, कुछ एक सेक्शन छोड़ करके, ठीक है। इसमें आपने क्या सामने वाले की माइंड को इंजुरी पहुंचाई है, शॉक पहुंचा है उसको, बॉडी को नुकसान पहुंचाया, उसके रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया, यानी अबरू नुकसानी, मानहानि तो नहीं कर दिया आपने, या प्रॉपर्टी को तो नहीं नुकसान पहुंचा दिया। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स है। पहला, जब तक आप एक्ट नहीं करते चाकू घोंपने का, तब तक आपका मेंस रिया मालूम नहीं पड़ता, लेकिन मेंस रिया होता है, इंटेंशन होता है, तभी तो आपने चाकू घोंपी, और सामने वाले को नुकसान भी पहुंचना चाहिए, ये भी जरूरी है। ये तीनों एलिमेंट्स है क्राइम के, जब किसी भी अक्यूज्ड के ऊपर, आरोपी के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी बनाई जाएगी, उससे सजा सुनाई जा सकती है। फिर उसके बाद दोस्तों अब डिस्कस करेंगे हम लोग सेकंड पॉइंट हमारा ये है जनरल एक्सेप्शंस, यानी हम लोग जनरली डिफेंस लॉयर होते हैं, हमारे पास अक्यूज्ड आरोपी आता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक प्रिंसिपल है, पूरे वर्ल्ड के अंदर है वो इंटरनेशनल, उस प्रिंसिपल को बोला जाता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी। इसका मतलब होता है कि ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा एविडेंसेस के बेसिस पे, या प्रीमा फेसाई ये मान लिया जाएगा कि जब तक कोर्ट में साबित नहीं होता, सिद्ध नहीं होता, तब तक उसे आरोपी ही कहा जाएगा, क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता। उसे ट्रायल पूरा चलाया जाएगा, उसके ऊपर क्रिमिनल ट्रायल पूरा चलेगा, ये जरूरी है। तो हमारे पास कुछ जनरल डिफेंसेस हमेशा रहेंगे, जनरल एक्सेप्शंस रहेंगे, जहां पर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, जहां पर क्रिमिनल लायबिलिटी को एक्सेप्शन है, अपवाद है, माफी है, एक्सक्यूज है। मतलब इन सिचुएशंस के अंदर, जो मैंने इसलिए रेड में लिखा हुआ है, यहाँ पर ये किसके लिए फेवर में है, ये हमारे कंप्लेनेंट के फेवर में नहीं है, ये हमारे अक्यूज के फेवर में है, हमारे डिफेंस लॉयर के, जो हम होते हैं डिफेंस लॉयर के फेवर में है जनरल एक्सेप्शंस, बराबर। फर्स्ट है इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इसका एग्जांपल है कि आप तथ्य नहीं जानते थे, आप सच्चाई नहीं जानते थे। पुलिस ऑफिसर व्हाइल डिस्चार्जिंग ऑफ हिज ड्यूटी, जब अपने कर्तव्य को निर्वाह कर रहा था, किसी को अरेस्ट करने के लिए गया, एक बिल्डिंग में फॉर एग्जांपल 5 से 6 लोग अमित नाम के रहते हैं, उसने गलत अमित नाम के व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, पुलिस स्टेशन में हाजिर कर दिया। बाद में पता चला कि गलत अमित नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, तो फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। वहां पर पुलिस ऑफिसर के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसा एग्जांपल आता है, कोर्ट के बिलीफ का क्वेश्चन आता है कि कोर्ट के बिलीफ ने अगर किसी को अरेस्ट कर लिया, बिलीफ अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बेसिस ग्राउंड पर अरेस्ट किया है, तो कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, मतलब मुकदमा बन भी जाएगा तो वो निर्दोष साबित हो जाएगा, मुकदमा भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट है नेसेसिटी, अगर कहीं पर कोई नेसेसिटी है और आपने कोई एक्ट किया, कंडक्ट किया, कृत्य किया, बहुत जरूरी है वो करना वहां, तो अगर किसी को नुकसान पहुंचा तो आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल कहीं पर आग लगी हुई है, आपने उसको बुझाने के लिए कहीं पर जेसीबी का इस्तेमाल कर दिया, अंदर एम्बुलेंसेस नहीं जा सकती, संकरी गलियां है, छोटी छोटी गलियां है, तो वहां पर जेसीबी का इस्तेमाल करके कुछ घर आपने तोड़ दिए हैं, तो फिर ये आउट ऑफ द नेसेसिटी किया हुआ काम है, यहाँ पर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि उसके पूरी तरीके से फेवर है एक हमारे डिफेंस लॉयर जो हम रहते हैं, डिफेंस लॉयर के फेवर। नेक्स्ट है एक्सीडेंट, कि आपको ये प्रूव करना होता है कि एक्सीडेंटली हुआ है, हमने इंटेंशनली नहीं किया है, तो या तो सजा नहीं होगी या तो सजा कम कर दी जाएगी।
नेक्स्ट एग्जांपल है गुड फेथ। आपने जो भी कृत्य किया है वो क्रिमिनल इंटेंशन से नहीं किया हुआ है, वो आपने अच्छी नीयत से किया हुआ है, गुड फेथ में किया हुआ है। आप सामने वाले का बुरा नहीं चाहते थे, आप जो कृत्य कर रहे थे उसका अच्छा चाहते थे, अगर फिर भी उसको नुकसान पहुंच गया तो फिर आपके ऊपर किसी भी तरीके की क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट। सबसे इंपॉर्टेंट कि मेंस था ही नहीं, मैं जो कृत्य कर रहा था मैं अच्छे के लिए कर रहा था, बोनाफाइड इंटेंशन से कर रहा था, बराबर, क्रिमिनल इंटेंशन था ही नहीं, मेरी नियत ही नहीं थी सामने वालों को नुकसान पहुंचाने की। फिर भी अगर मुझसे कोई अपराध कमिट होता है तो आपको कोर्ट में प्रूव करना है कि एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन था, यानी क्रिमिनल आपराधिक मेरी कोई भी मंशा, नियत, मोटिव नहीं था। नेक्स्ट है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड व्यक्ति वो व्यक्ति जो विकल व्यक्ति हो, पागल व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती, ज्यादा से ज्यादा उसे पागलखाने भेज दिया। उसके अगेंस्ट में आपके पास एक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। अगर कोई पागल व्यक्ति आप पर हमला करता है तो आप अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर भी, अटैकर के ऊपर आप भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, इसे आप जनरल लैंग्वेज में दोस्तों, प्राइवेट डिफेंस को हम लोग क्या बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में? सेल्फ डिफेंस। लेकिन आप लॉ के विद्यार्थी बन चुके हो तो इसे आप क्या कहेंगे? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। से अधिकार है कि आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल उसके ऊपर कर सकते हो अपने आप को बचाने के लिए। तो अनसाउंड माइंड व्यक्ति के ऊपर क्यों नहीं बन रही क्रिमिनल लायबिलिटी, या किसी माइनर के ऊपर, यहाँ पर मैंने इन्फेंसी शब्द लिखा हुआ है, क्यों नहीं बन रही इन दोनों के ऊपर? ये जो छोटा बच्चा है, ये माइनर है, ये अनसाउंड माइंड है, क्यों नहीं बन रही? कारण क्या है? ये नहीं जानता व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, ये लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं जानता है, कानूनी तौर पर परिणाम नहीं जानता है कि जो वो एक्ट कर रहा है, कृत्य कर रहा है, इसका परिणाम क्या होने वाला नहीं जानता। तो अगर वो परिपक्व नहीं, मेंटली मेच्योर नहीं है, तो फिर हम उसे सजा कैसे दे सकते, बराबर ना दोस्तों। फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यहां पर भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आपके पास में डिफेंस अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपने परिवार को या आपके संबंधित किसी भी व्यक्ति को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो। बट आप जो भी हार्म सामने वाले को पहुंचा रहे हो, हानि पहुंचा रहे हो, वो हानि कैसी होनी चाहिए दोस्तों? वो हानि रीजनेबल होना चाहिए। यानी आप जिसे हानि पहुंचा रहे हो, अगर आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर है, रीजनेबल मतलब उचित, मुनासिब, एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर यानी डर है आपको कि आपको डेंजर हो सकता है, खतरा हो सकता है, वो आदमी आपका मर्डर कर सकता है, रेप कर सकता है, रॉबरी कर सकता है, डकैती कर सकता है, किसी तरीके का भी कोई अपराध कमिट कर सकता है। अगर वो रीजनेबल है, इससे पहले आपके साथ कर चुका है, आपको धमकियां आ चुकी है, तो आप उसे रीजनेबल हार्म पहुंचा सकते हो, ठीक है। और कुछ केसेस में आपको वहां पर सामने वाले का मर्डर करने का भी अधिकार होता है, वो केसेस हम लोग कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अपने आप को बचाने का अधिकार है। जब आप पुलिस अथॉरिटीज तक नहीं पहुंच सकते, तब अगर पुलिस अथॉरिटी तक पहुंच सकते हो तो फिर आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है। यह सामने वाला जो अटैकर है, अक्यूज्ड है, आरोपी है, अगर वो हार्मलेस हो गया, यानी आपने उसको एक बार मार दिया डंडे से, वो अब उठ नहीं पा रहा है, तो उसके बाद आप उसे नहीं मार सकते, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है इंटॉक्सिकेशन। अगर आपने किसी तरीके का नशा किया हुआ है, शराब पी हुई है या कुछ किया हुआ है, अगर ये वॉलेंटरीली नहीं किया हुआ है, अगर वॉलेंटरीली अपनी मर्जी से शराब पिया हुआ है, अगर किसी भी तरीके से, अगर आप शराब पीते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपनी मर्जी से नहीं पिया है, किसी ने आपको आउट ऑफ कंपल्शन शराब पिला दी है, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटॉक्सिकेशन, या कोई नशा करवा दिया, आपको पता नहीं, आपने फर्स्ट टाइम कर दिया और उसके नशे के चलते आपने कोई अपराध कमिट कर दिया है, कमिट करना मतलब करना सिंपल, ठीक है, कर दिया है, तो फिर आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। अगर आपको किसी ने पिला दिया था, ठीक है, या नशा करवा दिया था, लेकिन आप रोज करते हैं, अपनी मर्जी से करते हो, तो ये राइट ऑफ डिफेंस या जनरल एक्सेप्शन आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है। अपनी मर्जी से करोगे नशा तो नहीं है, अगर मर्जी से नहीं है, पहली मर्तबा किसी ने करा दिया है, जबरदस्ती करवा दिया, किसी बॉस ने बोला आज आपको शराब पीनी ही पड़ेगी, आपको नशा करना ही पड़ेगा, एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, आपने पी लिया, बोले यार जॉब चली जाएगी, क्या कर सकते हैं आप, और उसके बाद आपने कोई अपराध कमिट कर दिया, आपने वहां पे झगड़ा फसाद कर दिया, अपने बॉस को ही मार दिया आपने, तो फॉर एग्जांपल वहां पर आपके पास ये डिफेंस है, बराबर, ये आपके पास जनरल डिफेंस भी है, एक्सेप्शन भी है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेंट के ऊपर दोस्तों। कॉन्सेंट यानी अगर किसी व्यक्ति ने आपको कॉन्सेंट दे दिया है, बराबर, मंजूरी दे दी है पहले ही, और आप उसके साथ में आप उसको कोई हानि पहुंचा देते हो, तो फिर यहाँ पर आपको ये पूरी तरीके से अलाउ है, पूरी तरीके से कि आप उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो माइनर नहीं होना, वो व्यक्ति मेजर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, दो आर्मी मैन है हमारे,
करगिल में ऊपर से फायर चल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर एक आर्मी मैन को 100 गोलियां लगी है, वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर रहा है, तो अपने कमांडेंट ऑफिसर को वो रिक्वेस्ट करेगा कि अगर मेरी आवाज निकली तो ऊपर से फायर आ सकता है, हमारी पूरी की पूरी आर्मी की बटालियन के ऊपर नुकसान पहुंच सकता है, तो कृपया करके क्या मैं अपने आप को गोली मार लूंगी, आप मुझे मार दीजिए। अगर ऐसा कुछ किया जाता तो अपराध नहीं है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी उनके बचने के चांसेस नहीं, बिकॉज उनको 100 गोलियां लग चुकी है या इतना ज्यादा हार्म पहुंच चुका है कि बिल्कुल भी बचने का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट है ट्रिपल एक्ट। ट्रिपल एक्ट का मतलब है छोटी मोटे, अगर आपने कोई कृत्य कर दिया, छोटा मोटा झगड़ा हो गया है, वो छोटी मोटी बात पर हुआ है, तो ऐसी चीजों को कानून ध्यान नहीं देता, यानी कोर्ट केस आपका लेगा तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो ये भी आपके पास एक तरीके का डिफेंस होता है, जनरल एक्सेप्शन होता है। नेक्स्ट है इन्फेंसी। इन्फेंसी कानून बोलता है बच्चा जब से पैदा होता है पहले साल से लेकर के 7वें साल तक कोई भी अपराध नहीं बनता है, बराबर, उनके लिए सेपरेट कोड हमने बना के रखा है, सेपरेट कानून है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना के रखा है, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन हमने एक्ट बनाया है उनके लिए, ठीक है, उनकी अदालतें अलग रहती है। तो 7 साल तक तो हम सजा नहीं दे रहे, 7 से 12 साल का जो बच्चा रहेगा माइनर ही है, वो हमारे समाज का हिस्सा है, हम कोशिश करते हैं तो जजेस उनको चेक करते हैं कि भाई उनकी मेच्योरिटी है कि नहीं अंडरस्टैंडिंग की, अगर मेच्योरिटी नहीं है तो वहां पर ऑन द स्पॉट बेल दे दी जाएगी, और अगर मेच्योरिटी है तो उसे जुवेनाइल होम में, ठीक है, टेक केयर के लिए रखा जाएगा, जहां पर हम उसका रिहेबिलिटेशन करेंगे। और अगर 12 से 16 साल का अगर कोई बच्चा है तो फिर उसे उसमें मेच्योरिटी के अंडरस्टैंडिंग मान ली जाती है रहती है 12 से 16 के बीच में, और फिर उसे हम वहां पर रह करके सुधारते हैं। तो 7 से 12 के बीच में थोड़ा सा एक्सेप्शन, अगर मेच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग नहीं तब भी उसे ऑन द स्पॉट हम कोशिश करते हैं जजेस के उसे बेल दे दी जाए, वो किसी जेल का हिस्सा ना बने, और उसे जुवेनाइल होम में भी ज्यादा देर नहीं रखा जाए। नेक्स्ट है, हमने डिस्कस कर लिया ये सारे, हमने क्या डिस्कस किया, तो जनरल एक्सेप्शन थे, ये डिफेंस लॉयर के पास, हमारे अक्यूज के बाद जो हमारे पास आया हुआ है कि हमारी जमानत करवा दो साहब, बराबर, हम पर एफआईआर हो गई है, हम अरेस्ट हो गए, परिवार वाले आए हैं, ये इनके पास में बहुत बड़ा अक्यूज के पास में जनरल एक्सेप्शन एक तरीके का डिफेंस है, डिफेंस लॉयर के पास। नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3, कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है, हमारे क्रिमिनल लॉ के अंदर यानी पीनल कोड के अंदर और भारतीय न्याय संहिता में अलग अलग ऑफेंसेस को अलग अलग पार्ट दिया गया ताकि समझने में आसानी हो सके, पुराने और नए दोनों। तो ऑफेंसेस को बांटा गया, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस यानी शरीर के अगेंस्ट में जितने सारे अपराध होते हैं उनकी एक सेपरेट कैटेगरी बना दी गई है, सेपरेट चैप्टर बना दिया गया है। उस चैप्टर में क्या क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल मर्डर, हत्या, रेप, बलात्कार, किडनैपिंग एंड अबडक्शन यानी अगवा कर लेना, असॉल्ट यानी हमला करना, और क्रिमिनल फोर्स जहां पर हम क्रिमिनली किसी के ऊपर किसी तरीके का पावर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकत का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये सारे ऑफेंसेस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बहुत सारे इसमें है, और सारे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सेकंड कैटेगरी है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जितने ऑफेंसेस होते हैं, अपराध होते हैं, वो सारे इसमें व्याख्यान्वित किए गए, सबकी डेफिनेशन सेपरेट सेपरेट दी गई है। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट मतलब चोरी, रॉबरी और डकैती, एक्सटॉर्शन यानी हफ्ता वसूली, खंडनी मांगने, खंडनी मांगना। थर्ड है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी यानी किसी तरीके से अगर हमने शांति भंग करने की कोशिश की, जैसे रॉयटिंग यानी दंगा फसाद करना किसी तरीके का, दंगल माजोने, अनलॉफुल असेंबली यानी कोई ऐसा गैर कानूनी मॉब आ रहा है या जमाव है किसी तरीके का, ठीक है, मॉब है जिसे पुलिस ने डिस्पोज होने का ऑर्डर दिया है, लेकिन आप फिर भी वहां से हटने को तैयार नहीं हो, आप कानून का सम्मान नहीं करते हो, जैसा कि आप इस भारत के नागरिक को आपको कानून का सम्मान करना है, आपको जुडिशरी का सम्मान करना है, आपको पुलिस का सम्मान करना है, अगर आप अच्छे नागरिक हो तो, क्योंकि यही लोग आपकी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में और आपको न्याय देने के लिए बहुत कोशिश करते रहते हैं। तो रॉयटिंग, दंगा फसाद, शांति भंग करने का जो ऑफेंस है, और अनलॉफुल असेंबली। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट यानी राज्य के खिलाफ आपने कोई ऑफेंस किया तो उसकी भी अपनी कैटेगरी है, उसके दो एग्जांपल है, एक है सेडिशन देशद्रोह का मुकदमा, और सेकंड है वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हथियार उठा लेना और सरकार को गिराने की कोशिश करना, जो एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है, जो करना बहुत ज्यादा गलत है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे आप डिस्कस करेंगे वो है स्टेजेस ऑफ क्राइम यानी क्राइम के अलग अलग स्टेजेस है, जब भी आप अपराध करते हो उनके स्टेजेस है। पहला स्टेज है इंटेंशन यानी दिमाग के अंदर आपके कोई
मिसरिया आया था, इंटेंशन आया था, आपकी नीयत बनी थी कि मैं अपराध करूंगा, बराबर, हो सकता है आपने अपराध न किया हो, विल आई थी, मर्जी बन गई थी, वॉलंटरीली आप कुछ करना चाह रहे थे, या तीसरा आपके दिमाग में कोई मोटिव बन गया था, इंटेंशन पहला स्टेज है। इंटेंशन के स्टेज पे जनरली पनिश नहीं किया जाता, बिकॉज कोई नहीं जानता आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं, बराबर, कोर्ट भी नहीं जानता। तो जब तक आप अपराध कर नहीं लेते तब तक इंटेंशन के स्टेज पे इस पर कोई भी पनिशमेंट नहीं है दोस्तों, इंटेंशन पे, बराबर। हो सकता है सुबह आप बड़े गुस्से में और शाम आते आते आपने कोई आस्था चैनल देख लिया हो, आपके अंदर नैतिकता आ गई और आपको लगा नहीं यार, नहीं क्राइम करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, अपराध करना अच्छी चीज नहीं है, मुझे पुलिस उठा करके लेके जाएगी, परिवार की बदनामी होगी, बराबर कि नहीं दोस्तों। तो इंटेंशन पे किसी तरीके का कोई पनिशमेंट, कोई सजा नहीं दी जाती। दूसरा स्टेज है प्रिपरेशन, इस पे भी कुछ ऑफेंसेस को छोड़ के, 2-3 ऑफेंसेस को छोड़ करके प्रिपरेशन पे भी पनिशमेंट जनरली नहीं दी जा सकती। हो सकता है यहाँ से भी आप विड्रॉ कर जाओ इंटेंशन की तरह, आप हो सकता है विड्रॉ कर लिए, कर सकते हो, बराबर। आपने प्लानिंग कर ली है, सामने वाले पर नजर रख रहे हो, अपने हथियार लेकर के आ गए, किसी तरीके के चाकू छुरा जमा कर लिया है, बराबर, रस्सी वस्सी जमा कर लिया, उसको किडनैपिंग करना है, मर्डर करना है, अबडक्शन करना है, लेकिन यहाँ पर आप पीछे आ जाइए, आपको विड्रॉ कर लिया, आपने सोचा नहीं करना चाहिए, गलत काम है, अच्छी चीज नहीं। भारत का एक अच्छा नागरिक होने के नाते मेरा ये काम नहीं है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे प्रोडक्टिव काम करना चाहिए, पॉजिटिव काम करना चाहिए, इससे देश और समाज आगे बढ़े। आपने यहाँ पर भी वापस ले लिया, किसी को पता भी नहीं चला कि आपने कोई प्रिपरेशन करी, बराबर। लेकिन थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज पे सजा दी जाती है। नेक्स्ट स्टेज है अटेम्प्ट, यानी आपने प्रयत्न किया, ऑफेंस हो सकता है आपने कमिट ना किया ना हो, लेकिन अटेम्प्ट किया। फॉर एग्जांपल मैंने गन उठाई और मैंने पॉइंट ब्लैंक पे रख के उसको मैंने ट्रिगर दबाया, लेकिन मेरी किस्मत खराब रही, वो गोली चली नहीं, बराबर, तो अटेम्प्ट हो गया। दोस्तों ये अटेम्प्ट सारे ऑफेंसेस पे लगता है तकरीबन देखा जाए तो, ठीक है। अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, अटेम्प्ट टू थेफ्ट चोरी, अटेम्प्ट टू किडनैपिंग, अटेम्प्ट टू रेप, ठीक है, ये सारे ऑफेंसेस पे लगता है। एक एग्जांपल और इसका देता हूं, सेकंड एग्जांपल है, मैंने तलवार लिया, मैंने घुमाई ऐसे, सामने वाले को नहीं लगी, वो झुक गया और वहां से भाग गया और मैं इसको पकड़ नहीं पाया, ठीक है, तो या उतने पे पुलिस आ गई, मैं वहां से भाग खड़ा हुआ, तो कल कोर्ट में बोल सकता हूँ कि सर मैं तलवार चले लगी नहीं है उसको, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं चलेगा, आपने अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, तो आपके ऊपर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, कोई भी पर्टिकुलर ऑफेंस आप पे लग सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने पर्स चुराया, पर्स खोला, वो अपने जैसा था, कुछ भी नहीं मिला उसको, पैसे भी नहीं थे और कुछ विजिटिंग कार्ड थे, तो आपने अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट कर लिया है, आपके ऊपर, आपको यहाँ पे पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों कमीशन, कमीशन का मतलब कमिट कर देना, कमिट कर देना मतलब किसी भी अपराध को कर देना, बहुत सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर अपराध हो जाता है, मैंने गोली चला दी, गोली लग गई, सामने वाला मरा या हो सकता है जिंदा रहा हो, लेकिन गोली तो लगी, अपराध हो गया। मैं चोरी करने गया, मैं चोरी कर लिया, मैंने रॉबरी करने गया, रॉबरी कर लिया, मैं अबडक्शन करने गया, किडनैपिंग करने गया, मैंने कर दिया, तो स्टेज पे कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों हमने डिस्कस अभी किया स्टेजेस ऑफ क्राइम 4 है। एक इंटेंशन, यहाँ पर मेरे दिमाग में मेरी नीयत बनी, इंटेंशन बना, हेतु इरादा बना, लेकिन किसी को नहीं मालूम है, बराबर, हो सकता है यहाँ से मैं विड्रॉ कर जाऊं, तो यहाँ पर आपको शिक्षा या सजा नहीं दी जाएगी अगर आपने विड्रॉ कर ली। सेकंड है प्रिपरेशन, मैंने प्रिपरेशन करी, प्लानिंग करी, वो सारी चीजें जमा कर ली। थर्ड है अटेम्प्ट, मैंने आप अटेम्प्ट कर दिया, प्रयत्न किया, कोशिश किया, लेकिन नहीं कर, मैं उसे अपराध को कर तो नहीं पाया, कमिट तो नहीं कर पाया, लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से मैंने अपराध करने की कोशिश तो करी है, अपराध पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट है कमीशन, यहाँ पर मैंने अपराध पूरी तरीके से कर दिया है, अपराध हो गया दोस्तों, बराबर, अब आपको सजा मिलना तय है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक और डिस्कस करते हैं, 2 छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए। एक है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, इसका मतलब होता है हीनियस क्राइम्स, जो बड़े बड़े ऑफेंसेस हमने ऊपर डिस्कस करे, जो बड़े बड़े मर्डर है, रॉबरी है, डकैती है, रेप है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। इसमें एफआईआर दाखिल की जाती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिकी दर्ज करती है पुलिस वाले, और पुलिस इसमें आपको अरेस्ट कर सकते इवन विदाउट वारंट, क्योंकि आपने जो ऑफेंस किया वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसके बारे में अक्सर कर बच्चे मुझे पूछते हैं, सर होता क्या है सर एनसी क्या होता है सर? एनसी का मतलब होता है सीरियस ऑफेंसेस नहीं है, नॉन सीरियस ऑफेंसेस है, छोटे छोटे ऑफेंसेस है एनसी। जैसे पड़ोसी का छोटा सा झगड़ा हो गया, हल्का फुल्का धक्का दे दिया एक दूसरे को, गालियां दे दी एक दूसरे को, उल्टा सीधा बोल दिया, किसी को आपने छोटी सी धमकी दी है,
ठीक है। तो आपको वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जनरली पुलिस क्या करती है, आपकी कंप्लेंट ले लेती है, तकरार ले लेती है, उसके बाद दोनों पार्टीज को सामने सामने बुलाती है और जो अक्यूज जो आरोपी होता है उससे बॉन्ड लिखवा करके लेने का उनके पास पावर है, उससे बॉन्ड लिखवा करके लेते हैं और उसको कुछ पेनल्टी लगा देते हैं, ठीक है। वो बॉन्ड लिखवा करके अगर ऑफेंस ज्यादा बड़ा दिख रहा है तो वो उसके आगे भी जा सकता है, ठीक है, वो बात का प्रोसीजर का बात है। तो वो बॉन्ड लिखवा करके उससे लेते कि बाद में आज के बाद इन्हें तंग नहीं किए करेंगे आप और कोई अपराध नहीं करेंगे, शांति भंग नहीं करेंगे, वरना हम आपके ऊपर इतनी पेनल्टी लगाएंगे और आपके ऊपर कायदेशीर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसे कहते हैं एनसी। इसमें जनरली अरेस्ट करने का पावर पुलिस को बहुत बाद में आता है, मतलब अरेस्ट जनरली कर ही नहीं सकते इसमें। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में छोटे छोटे ऑफेंसेस रहते हैं जिसपे पुलिस आपको कॉल करके बुलाती है और उसमें आपको वार्निंग देती है ताकि आप क्राइम कमिट ना करें। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, बात करते हैं बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस का मतलब रहता है जिसकी सजा या शिक्षा 3 साल से नीचे, 3 साल तक की है या नीचे है, तो उसके अंदर आपको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेशन जज से आप बेल की मांगनी कर सकते हो। आपको तुरंत ही सेम डे, क्योंकि छोटे मोटे ऑफेंसेस है तो वहां पर बेल मिल जाती है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर ये कौन से होते हैं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, हीनियस क्राइम होते हैं, बड़े क्राइम होते हैं, जैसे मर्डर, रॉबरी, डकैती, रेप है, ठीक है, किडनैपिंग, अब्डक्शन है, बड़े ऑफेंसेस है जहां पर सजा 3 साल से ज्यादा की है, पनिशमेंट ज्यादा दी गई है इस कानून के अंदर, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर। तो यहाँ पर जनरली आपको बेल लेने के लिए कुछ प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, बेल लेने के लिए एक अच्छा आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है जिसके लिए थोड़ा वक्त लग जाता है। आप यहाँ पर एज अ मैटर ऑफ राइट यानी अधिकार बोल करके बेल नहीं मांग सकते। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया आज भारतीय नागरिक न्याय संहिता 2023 और इंडियन पिनल कोड 1860 उसके जनरल प्रिंसिपल्स को, ठीक है। आपको अभी भी कुछ नहीं समझा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैंने कोशिश करी है डिटेल में समझाने की। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों।